हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं स्वाति, आपकी इंग्लिश एजुकेटर। और मैग्नेट ब्रेन्स के इस प्लेटफॉर्म पे किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक सारे सब्जेक्ट्स, उसका पूरा कंटेंट आपके लिए अवेलेबल है, जो कि बेस्ट ऑफ द टीचर्स ने आपके लिए बनाया हुआ है। नॉट ओनली दैट, ये सारा जो कंटेंट है ये मिलता है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, विच मीन्स आपको 1 और 2 चैप्टर्स के बाद किसी भी तरीके का पेड सब्सक्रिप्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। सो सीबीएसई के अलावा हम आईसीएसई की जो बुक्स होते हैं उन्हें भी केटर करते हैं, एंड जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं लाइक ओलंपियाड, नीट सी, एनटीएससी, इसकी भी प्रिपरेशन आपको मिलती है यहाँ पे। सो isn't that a great news? So on this beautiful news, on the note of this beautiful news, we are going to start with class 6 English literature की जो engaging English book है, उसका हम 16th यूनिट अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं। मतलब वी हैव ऑलरेडी सीन द एक्सप्लेनेशन ऑफ द चैप्टर ब्रूनो गोज एक्सप्लोरिंग। तो मैं आपको ये पूरा चैप्टर एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप पहले वो वीडियो देख लें, बिकॉज नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, सो हियर द फर्स्ट क्वेश्चन इज ट्रू और फॉल्स। दैट इज लाइक द बेस्ट थिंग, ईजिएस्ट। हर मीन्स सर इन जर्मन। क्या हर का मतलब सर होता है, सर या मिस्टर? Yes, that is true. Bruno was very happy in Outwith. Bruno जो था Outwith मतलब जो उसका नया घर था वो वहाँ बहुत खुश था? No, that is false. Her lids felt that reading and art were important subjects as they helped one understand where one come from and who one was. क्या हर्लिट्स को लगता था कि रीडिंग और जो रीडिंग और आर्ट ये इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं? नो, उन्हें लगता था हिस्ट्री और ज्योग्राफी, सिविक्स ये इंपॉर्टेंट हैं। तो दिस इज फॉल्स। ब्रूनो थॉट दैट फादरलैंड रिफर टू हाउस ओन्ड बाय हिज फादर। यस, उसे लगता था फादरलैंड मतलब उतना लैंड जो उसके फादर ने ओन किया हुआ है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा ट्रू। ब्रूनो थॉट दैट द ग्रेट रॉन्ग्स हिज टीचर स्पोक अबाउट वर द हिस्टोरिकल रॉन्ग्स डन टू जर्मन्स। ब्रूनो को ये लगा था, तो वो जो उसके टीचर बोले थे तुम्हारे साथ जो इतना गलत हुआ है, तो वो ये था कि उसके साथ गलत हुआ है या ये जो जर्मन्स के साथ गलत हुआ है। सो द आंसर इज, उसको ये बिल्कुल नहीं लगता था कि जर्मन्स के साथ गलत हुआ है, उसे लगता था जो मेरे साथ गलत हुआ है, मुझे यहाँ लेके आ गए, वो उनकी बात कर रहे हैं। सो दिस इज फॉल्स। ब्रूनो डिसलाइक्ड रीडिंग अबाउट द मिडिल एजेस। ब्रूनो को मिडिल एजेस के बारे में पढ़ना अच्छा नहीं लगता था? नो, दैट्स फॉल्स। उसको मिडिल एजेस के बारे में पढ़ना अच्छा लगता था। The story is set against the backdrop of World War II. World War II के टाइम के जो बैकड्रॉप पे ये स्टोरी बनाई गई है, yes, that is true. ये रहे हमारे सारे आंसर्स। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है आंसर द क्वेश्चंस विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। He had done it all the time back in Berlin and that was exploring. तो क्वेश्चन ये है, हु इज़ द पर्सन बीइंग रिफर्ड टू इन दीज लाइन्स। हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? ही किसको बोला गया है? सो द पर्सन रिफर्ड टू इन दीज लाइन्स इज ब्रूनो। जो वो वहाँ पे मतलब बर्लिन में वो पूरे टाइम एक्सप्लोर करता था, कौन करता था? ब्रूनो करता था। हाउ वॉज हिज लाइफ इन बर्लिन डिफरेंट कंपेयर टू बी इन आउटविथ। आउटविथ की लाइफ के कंपेरिजन में जो बर्लिन की लाइफ थी वो कैसे डिफरेंट थी? एट आउटविथ ब्रूनो डिड नॉट हैव एनीवन टू प्ले विथ। आउटविथ में ब्रूनो के पास खेलने के लिए कोई नहीं था। He was all by himself. वो अकेला था। He did not have to go to school but had a private tutor who came to his house. यहाँ वो स्कूल भी नहीं जा सकता था, एक प्राइवेट ट्यूटर घर आके उसे पढ़ाते थे। He was ordered not to go exploring and never to go to the other side of the fence that separated his house from the camp. उसको यहाँ पे कहा गया था कि आप किसी भी तरीके की एक्सप्लोरिंग नहीं करोगे और आप जो फेंस के दूसरे साइड नहीं जाओगे। जो उसका घर और कैंप के बीच में एक फेंस था, उसको छोड़ के मतलब उसके अलावा आप कहीं पे भी नहीं जाओगे। सो दिस इज हाउ इट वॉज डिफरेंट। हाउ डिड ही प्रिपेयर हिमसेल्फ फॉर एक्सप्लोरेशन। उसने अपने आप को एक्सप्लोरेशन के लिए कैसे प्रिपेयर किया? Bruno jumped off his bed and rummaged in his wardrobe for an overcoat and an old pair of boots. तो ब्रूनो ने जैसे ही सोचा कि उसे जाना है, वो बेड से कूदा और उसके बाद उसने अपने कबर्ड में जल्दी से एक ओवरकोट निकाला, एक ओल्ड पेयर ऑफ बूट्स निकाले। इट वॉज अ काइंड ऑफ क्लोथ ही थॉट द रियल एक्सप्लोरर माइट वेयर। उसे लगता था ऐसे ही कपड़े एक रियल एक्सप्लोरर पहनेगा। वंस ही वॉज ड्रेस्ड ही प्रिपेयर टू लीव हिज हाउस। एक बार उसने जब कपड़े पहन लिए तब उसने सोचा अब मैं घर से चला जाता हूँ।
He had often seen the people from his side of the fence on the other side of the fence and it was clear that they were in charge. अब यहाँ सेकंड है कि वो हमेशा देखता था कि जो यहाँ के लोग थे, जो सोल्जर्स थे, जब वो वहाँ जाते थे और उन स्ट्राइप्ड पैजामाज वाले लोगों से मिलते थे तो अलग से समझ में आ जाता था कि सोल्जर्स जो थे वो सुपीरियर थे, वो चार्ज में थे. Which two groups are being referred to here? यहाँ पे कौन से दो ग्रुप्स के बारे में बात हो रही है? The quoted lines refer to the groups of people whom Bruno saw at Outwith. ब्रूनो जो है उन दो ग्रुप्स की बात कर रहा है जिसको उन्होंने आउटविथ में देखा था. वन वॉज द ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव्ड इन द कैंप एंड वो द सेम क्लोथ्स, द स्ट्राइप्ड पैजामास एंड क्लोथ कैप्स. पहले वो लोग थे जो लोग कैंप्स में रहा करते थे और जो सब एक जैसे कपड़े पहना करते थे. क्या? स्ट्राइप्ड पैजामास और कैप्स, और मतलब ये क्लोथ के कैप्स. The other one was the group of people who wandered about in uniforms with bright red and black armbands and carried guns and always looked terribly stern. और जो दूसरे लोग थे वो सोल्जर्स थे जो हमेशा जो थे ब्राइट रेड एंड ब्लैक आर्मबैंड्स थे उनके पास, गन्स हुआ करती थी उनके पास, और वो एकदम हमेशा बहुत स्टर्न रहते थे, एकदम ऐसा लगता था सीरियस हैं, बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं. How did the people on the other side behave in the presence of the people from his side? तो people जो थे जो दूसरे साइड में थे, मतलब जो लोग कैंप्स में रहते थे और जो लोग इधर रहते थे, उन दोनों के बिहेवियर में क्या डिफरेंस था, मतलब वो लोग किस तरीके से बिहेव किया करते थे. द पीपल ऑन द अदर साइड ऑफ द फेंस ऑल जम्प टू अटेंशन. मतलब जब सोल्जर्स जो थे वो कैंप्स में जाते थे तो वो जो कैंप में जो ज्यूज थे वो कैसे रिएक्ट करते थे, जैसे ही सोल्जर्स आते थे वो दे यूज्ड टू ऑल जंप इनटू अटेंशन, मतलब वो एकदम से अटेंशन मोड में खड़े हो जाते थे. व्हेनेवर द पीपल फ्रॉम ब्रूनो साइड अप्रोच्ड, मतलब ये सोल्जर्स जब वहाँ जाते थे, sometimes they fell to the ground and sometimes they did not even get up and had to be carried away instead. कभी कभी वो ज़मीन पे गिर जाते थे और कभी कभी वो वापस उठ भी नहीं पाते थे, उनको कैरी करना पड़ता था, मतलब उन्हें घसीट के लेके जाना पड़ता था. Who do you think the two groups of people really were? आपको क्या लगता है ये जो दो ग्रुप ऑफ पीपल थे वो एक्चुअली में थे कौन? The people in the pajamas were the Jews at the concentration camps in Auschwitz. The people in uniform were the Nazi soldiers and officers. तो यहाँ हमें पता है, हम तब से डिस्कस कर रहे हैं कि जो पैजामास थे, स्ट्राइप्ड पैजामास में जो लोग थे वो थे Jews और जो लोग सोल्जर्स थे वो थे नाजी सोल्जर्स. The bronze was very cold to him, so he pulled his fingers away before taking a deep breath, beginning his journey. What did he touch? Where was it placed? So this is I. What did he touch? उसने क्या टच किया था, वो कहाँ पे रखा हुआ था? Bruno touched a small bronze plate. उसने एक small bronze plate को टच किया था. It was located on a bench. वो एक bench पे लगा हुआ था. Just outside the fence surrounding the camp. जो कैंप है उसके just outside the fence वो bench लगी हुई थी. What had been inscribed ऑन द ब्रॉन्ज, मतलब वो जो ब्रॉन्ज प्लेक था उस पर क्या लिखा हुआ था. वॉट डू यू थिंक इट एक्चुअली मीन्स, तुम्हें क्या लगता है उसका मतलब क्या है? द इंस्क्रिप्शन ऑन द प्लेक रेड, उस इंस्क्रिप्शन पे क्या लिखा हुआ था? प्रेजेंटेड ऑन द ओकेजन ऑफ द ओपनिंग ऑफ आउटविथ कैंप. प्रेजेंटेड मतलब ये बेंच कब दी गई है? आउटविथ कैंप के बनने पे, ओपनिंग पे ये बेंच लगाई गई है. कब लगाई गई है? जून 1940. It actually marked the date of inauguration of one of the most famous concentration camps of the Nazi era, the Auschwitz camp. बेसिकली वो क्या बता रहा है कि जो नाजी का ये एक बहुत ज़्यादा फेमस कैंप था, ऑशविट्स कैंप, जिसमें ऑलमोस्ट 40 कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स लगाए गए थे जहाँ पे ज्यूस को रखा गया था और उन पे बहुत ज़्यादा जो है हर तरीके का अत्याचार किया जाता था वहाँ पे. तो जब ये इनॉग्रेट हुआ था तब वो बेंच लगाई गई थी, एंड दैट इज़ व्हाट it meant. What did he try not to think about as he began his journey? Why? तो ब्रूनो जब ये एक्सप्लोर करने जा रहा था, जब उसका मन था कि मैं फेंस के दूसरे साइड चला जाता हूँ, तब उसके दिमाग में एक बात बार बार आ रही थी जो वो नहीं याद करना चाह रहा था. वो ये थी, at the beginning of his journey, Bruno tried to think about the countless occasions when he was told by both his parents that he was not allowed to walk anywhere near the fence or the camp.
जब अपने उसने जर्नी स्टार्ट करी तो ब्रूनो ने क्या ट्राई किया, उसने ये ट्राई किया कि वो ये ना सोचे कि कितनी बार उसके पेरेंट्स ने उसको बोला है कि तुम फेंस के पास या फेंस के अदर साइड जहाँ कैंप है वहाँ नहीं जाओगे। उसको बार बार ये बात याद आ रही थी लेकिन वो नहीं सुनना चाह रहा था। He particularly tried to forget the warning that exploration was banned at Outwith without any exception। और बार बार उसे एक सेंटेंस याद आ रहा था कि कुछ भी हो जाए आउटविथ में एक्सप्लोरेशन मतलब अलाउड नहीं है, विदाउट एनी एक्सेप्ट मतलब कोई भी एक्सेप्शन नहीं चलेगा। तो यही बात उसे याद आ रही थी। अब है थिंक एंड आंसर। Why has the phrase with no exceptions been capitalized? जो ये लास्ट 3 वर्ड्स हैं इस चैप्टर में with no exceptions, इन्हें कैपिटलाइज करके क्यों लिखा गया है? The use of capitalization by Bourne is intended to emphasize the institutionalized nature of the prohibition against playing in that particular room. बेसिकली ये जो कैपिटलाइजेशन बॉर्न ने किया है, जो राइटर ने किया है, उसमें वो क्या इंटेंशन है उनका? ही वॉन्ट्स टू एम्फेसाइज, मतलब वो जो है वो एम्फेसाइज करना चाहते हैं, वो इम्पोर्टेंस बताना चाहते हैं कि वहाँ पे खेलने के लिए जो मना किया गया था वो कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। नो एक्सेप्शंस मतलब नो एक्सेप्शंस। What kind of boy do you think Bruno was? आपको क्या लगता है ब्रूनो कैसा लड़का था? So Bruno is a very clever and adventurous young boy. Bruno जो था वो इसकी जगह हम इसको was कर देते हैं because question में was बोला है हमको। So Bruno was a very clever and adventurous boy. वो बहुत clever था, चतुर था और बहुत adventurous था। He longs for adventure। अब हमने पूरा आंसर simple present में लिखा है तो अपन इसको रहने देते हैं। He longs for adventure and thinks that in his new home he might find some new adventure। तो उसको एडवेंचर का बहुत मन करता है, मतलब उसको नए नए कुछ करामात करने का मन करता है। उसको लगता है इधर पे इस नई जगह में उसको एडवेंचर के नए तरीके मिलेंगे। He is a curious young boy and wants to roam about the new place. He is also very naive। वो एक क्यूरियस लड़का है जो नई नई जगह पे जाना चाहता है। एट द सेम टाइम वो बहुत इनोसेंट है, मतलब वो बहुत ज़्यादा नाइव है। अब आते हैं हम वोकैबुलरी पार्ट में। वर्ड्स ऑफन कंफ्यूज, मतलब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सम वर्ड्स आर सिमिलर इन स्पेलिंग। होमोग्राफ्स की बात करें, 2 वर्ड्स जिनकी स्पेलिंग सेम होती है लेकिन जिनके मीनिंग डिफरेंट होते हैं, जैसे कि ब्रूनो नीडेड सम टाइम टू प्लान हिज एक्सपेक्टेशन। तो ब्रूनो ने जो था उसको यहाँ पे सम टाइम, ही नीडेड सम टाइम मतलब थोड़ा सा टाइम, सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम। His grandmother promised to come and visit him sometime। अब यहाँ पे जो sometime लिखा हुआ है इसका मतलब क्या होता है? उसकी grandmother ने उसको promise किया कि वो कभी आके मिलेंगी उसको, sometime in the future। Sometimes Bruno found his lessons with her lids very interesting। कभी कभी उसके ट्यूटर के साथ उसके जो लेसन्स होते थे वो उसे बहुत इंटरेस्टिंग लगते थे। अब यहाँ समटाइम्स का मतलब है कभी कभी, यहाँ मतलब है समटाइम का मतलब है फ्यूचर में कभी, और यहाँ समटाइम का मतलब होता है थोड़े टाइम के लिए। स्पेलिंग सबकी सेम है लेकिन मीनिंग अलग अलग हो गया। So now here write the meanings of the following pairs of words and make sentences with them। So let's start। जैसे यहाँ पे है सबसे पहले ओकेशन। ओकेशन का मतलब होता है कोई एक पर्टिकुलर इवेंट। तो उसका सेंटेंस है ऑन वन ओकेशन आई स्टेड अप अंटिल 2 in the morning। एक ओकेशन जब था, एक इवेंट था, उसमें मैं सुबह 2 बजे तक जगा था। ओकेशनल का मतलब क्या होता है? जो कभी कभी किया जाता है। ओकेशनली मैं जैसे ओकेशनली मैं स्वीट्स खा लेती हूँ, इस तरीके से। आई प्ले द ओकेशनल गेम ऑफ टेनिस, मतलब मैं कभी कभी टेनिस खेल लेती हूँ अगर खेला गया तो। इमेजिनरी का मतलब होता है ऐसी कोई चीज़ जो सिर्फ आपके इमेजिनेशन में एग्जिस्ट करती है। सो एग्जाम्पल, ही टॉक्स टू एन इमेजिनरी फ्रेंड, वो एक इमेजिनरी फ्रेंड से बात करता है। अब है इमेजिनेटिव। इमेजिनेटिव का मतलब होता है हैविंग और शोइंग क्रिएटिविटी और इन्वेंटिवनेस। तुम कितने इमेजिनेटिव हो, इसका मतलब तुम कितने क्रिएटिव हो, तुम्हारे अंदर कितने ज़्यादा इनोवेशंस हैं। सो शी इज़ वेरी हार्ड वर्किंग बट नॉट वेरी इमेजिनेटिव। वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है लेकिन उतनी इमेजिनेटिव नहीं है। नेक्स्ट इज बिसाइड। बिसाइड का मतलब होता है बगल में, एट द साइड, नेक्स्ट टू। फॉर एग्जाम्पल, शी सैट बिसाइड हिम ड्यूरिंग डिनर। डिनर के टाइम पे वो उसके बगल में बैठी हुई थी। बिसाइड्स का मतलब होता है इसके अलावा, मतलब आई हैव नो फैमिली बिसाइड्स माई पेरेंट्स, मेरे पेरेंट्स के अलावा मेरी कोई फैमिली नहीं है। क्लाइमेटिक,
क्लाइमेटिक का मतलब होता है रिलेटिंग टू क्लाइमेट, लाइक जैसे क्लाइमेटिक कंडीशंस जो हैं वो अच्छी नहीं है। सो क्लाइमेटिक का मतलब क्या होता है, अंडर सर्टेन क्लाइमेटिक कंडीशंस डेजर्ट लोकस इंक्रीज इन नंबर, मतलब कभी कभी कुछ क्लाइमेटिक कंडीशंस ऐसी आ जाती है कि जो टिड्डे होते हैं, लोकस मतलब होते हैं टिड्डे, डेजर्ट के जो टिड्डे होते हैं बहुत ज़्यादा उनका नंबर बढ़ जाता है। क्लाइमैक्टिक, अब क्लाइमैक्टिक का मतलब होता है फाइनल या एंडिंग, जैसे क्लाइमैक्स बोलते हैं ना तो क्लाइमैक्टिक। द फिल्म्स क्लाइमैक्टिक सीन्स वर सो इंटरेस्टिंग, उसके जो क्लाइमैक्स के सीन्स थे वो बहुत इंटरेस्टिंग थे। नेक्स्ट इज डिसइंटरेस्टेड और अनइंटरेस्टेड। डिसइंटरेस्टेड का मतलब होता है नॉट हैविंग द माइंड ऑफ फीलिंग्स एंगेज, मतलब जब आप यू आर नॉट इंटरेस्टेड टू डू समथिंग। Her father was so disinterested in his progress, उसके फादर को बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था उसकी प्रोग्रेस में कि वो कभी उसके स्कूल ही नहीं गए। अनइंटरेस्टेड का मतलब होता है नॉट इंटरेस्टेड इन और कंसर्न्ड अबाउट समथिंग और समवन। आप किसी चीज़ के बारे में कंसर्न्ड हो या आप उसमें इंटरेस्टेड नहीं हो, आई वाज टोटली अनइंटरेस्टेड इन बॉयज़, मुझे तो बॉयज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन डिसइंटरेस्टेड जब बोलते हो तो आप क्या बताते हो कि उसको उस पर्टिकुलर चीज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं था, ठीक है। अब आते हैं हम कॉलोकेशंस। कॉलोकेशंस क्या होते हैं, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ 2 और मोर वर्ड्स जो हमेशा साथ में यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि विथ नो एक्सेप्शंस या आउट ऑफ बाउंड्स या काउंटलेस ओकेशंस। अब यहाँ पे है कंप्लीट द सेंटेंसेस विद द करेक्ट कॉलोकेशंस, यू मे हैव टू चेंज द फॉर, लाइक यू नो यहाँ पे जो है बेसिकली फॉर्म, दिस इज़ नॉट फॉर, दिस इज़ फॉर्म ऑफ सम वर्ड्स। तो पहला है जैसे है कमिट अ क्राइम, मेक अ डिफरेंस, कमिट अ क्राइम मतलब कोई क्राइम करना, मेक अ डिफरेंस मतलब किसी तरीके का चेंज लेके आना, टेक अ चांस मतलब कोई चांस लेना, रियलाइज माई मिस्टेक, रियलाइज माई मिस्टेक का मतलब अपनी गलती का एहसास होना, कीप हर प्रॉमिस का मतलब होता है अपना वादा कायम रखना मतलब। तो सिंस द हाउस वॉज एम्प्टी ब्रूनो डिसाइडेड टू डैश सराउंडिंग्स, क्योंकि घर खाली था तो ब्रूनो ने क्या डिसाइड किया, टू कमिट अ क्राइम, मेक अ डिफरेंस, टेक अ चांस, रियलाइज माई मिस्टेक या कीप हर प्रॉमिस। सो द आंसर इज टू टेक अ चांस, मतलब उसने सोचा मैं एक बार जाके देखता हूँ। From an early age, the young boy wanted to do something to make a difference in the lives of those who were less fortunate. बचपन से ही वो कुछ ऐसा करना चाहता था जिससे जो लोग वहाँ रहते हैं, जो लोग लेस फॉर्चुनेट है, मतलब जो लोगों की किस्मत उतनी अच्छी नहीं है, उनके लिए उनकी लाइफ में कोई चेंजेस लेके आना, उनके लिए ज़िंदगी थोड़ी बेहतर बना देना। नेक्स्ट है ब्रूनो वंडर्ड वेदर द पीपल इन स्ट्राइप्ड पैजामाज हैड डैश फॉर दे वर नॉट अलाउड इनसाइड द हाउस। सब ब्रूनो ने बहुत सोचा कि क्या ये जो लोग हैं जो स्ट्राइप पैजामाज में हैं, हैव दे कमिटेड अ क्राइम, क्या उन्होंने कोई गलती की है जिसकी वजह से उन्हें हमारे घर में अंदर आना अलाउड नहीं है। नेक्स्ट इज आई रियलाइज माई मिस्टेक एंड अपोलोजाइज टू माई फ्रेंड, मुझे मेरी गलती का एहसास हुआ और मैंने अपने फ्रेंड से माफ़ी मांग ली। श्वेता kept her promise to write to her sister every week from college, तो श्वेता ने एक प्रॉमिस किया था अपनी फ्रेंड से कि वो हर वीक जो है एक लेटर लिखेगी। शी kept her promise का मतलब होता है उसने अपना वादा रखा। अब आते हैं हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स में। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स क्या होते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट एन आइडिया, व्हेन वी टॉक अबाउट अ फीलिंग, ऐसी चीज़ें जो अपने आप 5 सेंसेस से जो है महसूस नहीं कर सकते, उन्हें हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स कहते हैं। सो डैश इज यूजुअली द बेस्ट पार्ट ऑफ लाइफ विथ नो केयर्स इन द वर्ल्ड, तो चाइल्ड का हो जाता है चाइल्डहुड, बच्चे का हो जाता है बचपन। Okay, in Dash of War Heroes, a memorial is to be built near the India Gate. In remembrance, मतलब उनकी याद में हम जो है एक मेमोरियल बना रहे हैं। So childhood and remembrance. Next is the convict was found guilty upon Dash. जो convict था मतलब जिस पे केस चल रहा था, इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला कि वही उसी ने गलती की थी, तो इन्वेस्टिगेट का हो जाएगा इन्वेस्टिगेशन। I had a faint dash of my first holiday with my parents. मेरे पेरेंट्स के साथ जो मेरा पहला हॉलीडे था उसकी मेरी एक धुंधली सी मेमोरी है। मेमोरी अपने आप में एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन ही है। The dash of the rainbow in the evening sky was quite scenic. So शाम के वक्त जो वो रेनबो का अपेयर का क्या हो जाएगा, अपीयरेंस। अपीयरेंस जो था वो बहुत ब्यूटीफुल था। अब है कंपाउंड नाउन्स। कंपाउंड नाउन्स मतलब क्या होते हैं,
जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया ड्राइव, ड्राइव मतलब ड्राइव करना, वे मतलब रास्ता, लेकिन अगर मैं ड्राइव वे को साथ में लिख देती हूँ तो यहाँ पे हो जाता है ये एक पर्टिकुलर, जैसे पेमेंट होता है, रास्ता जो होता है ड्राइव वे जहाँ चलाया जाती है गाड़ी, वो हो जाता है। सिमिलरली अगर मैंने बोला हार्ड मतलब होता है कड़क, अगर मैंने लिखा वर्क इसका मतलब होता है काम, लेकिन अगर मैंने एक साथ लिख दिया इसको हार्ड वर्क तो इसको बोलते हैं मेहनती, राइट। इसमें तो दो वर्ड्स को मिला के जो आप वर्ड्स फॉर्म करते हो उसे हम बोलते हैं कंपाउंड नाउन्स। सो डू यू नो हुज कार इज पार्क्ड ऑन द ड्राइववे, ड्राइववे पे किसकी कार पार्क्ड है। The house fly is a common pest that spreads diseases by contaminating the food we consume. House fly मतलब जो होती है मक्खी, वो एक बहुत कॉमन पेस्ट है जिससे जो है चीज़ों पे मतलब गंद फैलती है और डिजीजेस होते हैं। Leaders and politicians with integrity and character set a benchmark for fellow party men and citizens. वो लीडर्स, वो पॉलिटिशियंस जो एक मतलब इंटीग्रिटी और कैरेक्टर के साथ काम करते हैं, वो एक बेंचमार्क होते हैं। बेंचमार्क मतलब वो एक जो है मतलब क्या बोलते हैं, एक लेवल क्रिएट कर देते हैं कि आपको उन तक पहुंचना होता है। नेक्स्ट इज एजुकेशन चेंजेस द डैश ऑफ पीपल। एजुकेशन क्या चेंज कर देता है, माइंड सेट चेंज कर देता है, मतलब आपकी सोच बदल देता है। द मिनिस्टर हैश्ड अ प्लान टू ओवरथ्रो द किंग। मिनिस्टर ने एक प्लान किया, मतलब जो मंत्री थे उसने एक प्लान किया कि कैसे किंग को ओवरथ्रो कर दो, मतलब उसकी जो है गद्दी हासिल कर लो। On the last day of the trek, all the people danced around the campfire. तो जब ट्रैक का आखिरी दिन था तो सारे जितने भी लोग थे कैंप फायर मतलब जहाँ आग लगाई जाती है उसके आसपास सब लोग डांस कर रहे थे। अब हम आते हैं टेंसेस में, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस। लुक एट दी सेंटेंस, ग्रेट रॉन्ग्स हैव बीन डन टू अस। अब यहाँ पे देखो हैव बीन डन, ये मैंने आपको बताया था हैव का मतलब होता है परफेक्ट और अगर बीन आ गया तो इसका मतलब होता है कंटिन्यूअस, हैव बीन डन। इसके साथ आता है वर्ब का थर्ड फॉर्म। ओके सो ये हो गया अभी। अब लेकिन एक और चीज है, यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म आया लेकिन आईएनजी आया क्या, आईएनजी नहीं आया, इसका मतलब ये कंटिन्यूअस नहीं है। और बीन जो यहाँ यूज हो रहा है ये एक मेन वर्ब की तरह यूज हो रहा है, तो ये हो गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सो ग्रेट रॉन्ग्स हैव बीन डन। लेकिन अगर जैसे अगर मैंने यहाँ पे कहा कंटिन्यूअस में, सो आई हैव बीन गोइंग, यहाँ आईएनजी आ गया तो वो कंटिन्यूअस टेंस है। He had asked his sister not to misplace his books. उसने अपनी सिस्टर से बोला था कि अपनी बुक्स को मतलब इधर उधर मत रख देना या घुमा मत देना। सो ये हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस। बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर आई विल हैव अपीयर्ड फॉर माई फाइनल एग्जामिनेशंस। नेक्स्ट ईयर इस टाइम तक मैं अपने फाइनल एग्जाम्स के लिए अपीयर कर चुकी होंगी। सो यहाँ पे हो गया आई विल हैव प्रिपेयर्ड फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब ये जितने भी सेंटेंसेस हैं ये परफेक्ट टेंस में है एज दे इंडिकेट एक्शंस दैट आर ईदर ऑलरेडी कंप्लीटेड या ये एक टाइम के बाद कंप्लीट हो जाएंगे। लेकिन रिमेंबर दिस थिंग, परफेक्ट टेंस का मतलब होता है कंप्लीट हो जाएंगे। नाउ लुक एट दीज सेंटेंसेस, शी हैज बीन कुकिंग ऑल आफ्टरनून। वो पूरी आफ्टरनून से खाना बना रही है और अभी भी बना ही रही है। He had been dancing when the instructor walked in. जब इंस्ट्रक्टर अंदर आया था तब वो डांस कर रहा था। By this time next month I will have been studying in Saint Mary's School for 2 years. अगले महीने इस टाइम तक मैं सेंट मेरीज में 2 महीने तक के लिए मतलब 2 साल से रह चुका होऊंगा। मतलब आप बता रहे हो कि फ्यूचर में, ये प्रेजेंट है ये फ्यूचर है, तो फ्यूचर की आप बात करो कि एक फ्यूचर के एक पर्टिकुलर टाइम पे आपने कंप्लीट कर लिया होगा कोई एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड, इसे हम बोलते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सो अब आपको करना क्या है, यहाँ पे कंप्लीट द सेंटेंसेस विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन वर्ब्स। डैश योर ब्रेकफास्ट येट, वी हैव टू लीव फॉर स्कूल इमीडिएटली। क्या तुम्हारा ब्रेकफास्ट खत्म हो चुका है, तो इसका हो जाएगा हैव यू फिनिश योर ब्रेकफास्ट येट। Mary dashed to school with her arm in a sling since her accident. So Mary का हो जाएगा Mary has been going, वो जा रही है, जब से उसका एक्सीडेंट हुआ है तब से वो एक हाथ में जो है पट्टा लगा के जा रही है। By this time next year I dash books for 10 years. अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अगले साल इस टाइम तक मैं 10 साल से बुक्स बेचता रहूँगा, बेच चुका मतलब I would have completed that. So I will have been selling. Next is
He dash football all day ever since his summer vacations begin. जब से उसकी गर्मियों की छुट्टियां लगी है वो पूरा दिन फुटबॉल खेलता रहता है. So he has been playing football. Next is she has been living in Japan for quite some time now. As far back as I can remember, my grandfather had always woken up at 5 in the morning. The teacher will have completed the math syllabus by next week. And the last one is she has read through the letter and will do what it says. अब है last pronunciation. अब इसमें क्या है, X का pronunciation अलग अलग तरीके से होता है. जैसे कि explorer, यहाँ पे क का साउंड आ रहा है. explorer, X मतलब ऐसा, explorer. दूसरा होता है ज साउंड होता है जैसे जाइलोफोन. और थर्ड होता है जिसमें ग और ज का साउंड होता है लेकिन एग्जिस्ट, एग्जिस्ट, राइट. तो हमको यहाँ जितने भी वर्ड्स दिए हैं उनको हमको कैटेगराइज करना है. तो जैसे यहाँ पे है एक्स एज एन एक्सप्लोरर, जिसमें एक्स और एस का साउंड आता है तो हो गया एक्सट्रैक्ट, टेक्सिस, फिक्स और एक्सटीरियर. जिसमें एग्जिस्ट में जैसे ग और ज का साउंड आ रहा है तो हो जाएगा एग्जैक्ट, एग्जैजरेट, एग्जाम और एग्जाम्पल. और यहाँ पे जैसे जाइलोफोन, तो ज का साउंड जिसमें आएगा वो हो गया ज़ेंथोन, ज़िनॉन, ज़ीनिया और ज़ेरोक्स. And here we are done with this chapter as well. Thank you so much for being with me. इन सारे वीडियोस के लिए you can visit our website magnetbrains.com, जहाँ पे आपको सिर्फ क्लास सेलेक्ट करनी है as per your class सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग टॉपिक, और उसके बाद आपका वीडियो स्टार्ट हो जाएगा. एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट दैट मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी चैनल अब आपके लिए अवेलेबल है. तो बिना झिझक बस सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और सारा कंटेंट जो है आपको फ्री में मिलेगा, वो भी बहुत अच्छे तरीके से. So thank you so much once again. Take care of yourself. Bye.